स्वागत है आप सभी का। काफ़ी टाइम के बाद आज की वीडियो आ रही है। मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था और उसके लिए सॉरी। आज मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको कॉपीराइट, पेटेंट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया और फार्मर राइट्स हो गए, इन सभी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको दे दी थी। मैंने इनके बीच के डिफरेंसेस आपको समझा दिए थे, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। मैंने आपको 3 केसेस बताए थे बहुत इंपॉर्टेंट, एक नेक्सावार, एक नोवार्टिस केस और एक डीओ की कॉपी वाली जो कॉपीराइट केस था। वो 3 केसेस के बारे में मैंने आपको बताया था और बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो उन तीनों का। आज हम कॉपीराइट एक्ट के बारे में बात करेंगे जो 1957 में बना था, हमारा इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। बाद में हमने ट्रिप्स के साथ इसे मर्ज कर लिया और इसको अब इंडियन पेटेंट एक्ट 2005 भी कहा जाता है। और एक टाइमलाइन देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हुई, कि जैसे हम 1975 में 1995 में जाकर के हम डब्ल्यू टी ओ के ऑर्गेनाइजेशन में आए। उसी साल हमारा ट्रिप्स का भी फॉर्मेशन हुआ था। तो ये सारे हम टाइमलाइन पे प्लॉट करेंगे कि हमें आ, कब क्या हुआ था ये सब, ठीक है। साइड करता हूँ, ठीक। इंडियन कॉपीराइट एक्ट के बारे में बात करते हैं। इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 को हमने बनाया था। यूजुअली हमारी जो कॉपीराइटेड चीज़ें होती है, कॉपीराइट किस पे, हमें आर्टिस्टिक और एंड लिटरेरी, कैमरा चला गया गाइस तो मुझे लगता नहीं कोई इशू है, आगे बढ़िए आप। लिटरेरी वर्क के ऊपर राइट देने के लिए कॉपीराइट एक्ट को बनाया गया था। इसमें कुल मिलाकर के अब तक तो ऐसे 6 अमेंडमेंट हो चुके हैं एंड लास्ट अमेंडमेंट था 2012 का। बट अभी हाल में 2021 में भी एक अमेंडमेंट आया है छोटा सा, खैर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वर्क में हम जो राइट्स देते हो, किन किन चीज़ों के ऊपर देते हैं, बुक्स के ऊपर देते हैं, पोएम्स के ऊपर देते हैं, स्टोरी के ऊपर देते हैं एंड कंप्यूटर कोड्स। कंप्यूटर कोड्स आप तो जानते ही होंगे। कोई भी तरीके की कोड लिखना किसी ऐप के लिए या फिर किसी भी फंक्शन के लिए, अगर आपने लिखा है तो आपका उसके ऊपर कॉपीराइट है, आप उस पर कॉपीराइट ले सकते हो उस कोड के ऊपर, ठीक है। कंप्यूटर कोड्स हो गए। किसी तरह की शायरी होगी, शायरी को क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, देख लेना क्या कहते हैं शायरी को, खैर मुझे आइडिया है नहीं। या फिर किसी तरह का स्कल्पचर, मैंने बोला था आपको स्कल्पचर्स या पेंटिंग होगी, इन सब के ऊपर आपको कॉपीराइट मिलता है। कॉपीराइट एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? कॉपीराइट एक्ट एक्चुअली बनाना हमें इसलिए ज़रूरी पड़ गया क्योंकि ताकि हम किसी भी पेटेंटी का या जो पेटेंट लेना चाहता है, कॉपीराइट लेना चाहता है, उसके राइट्स को हम कंजर्व कर पाए। कि जैसे मान लो मैंने बैठ करके बड़ी मेहनत से कंप्यूटर का कोड लिखा और कोई बंदा आकर के उसे चुराता है और ले जाकर के पब्लिश कर देता है, तो मेरी सारी मेहनत खराब हो गई, क्योंकि किसी भी चीज़ के फॉर्मेशन में टाइम लगता है, पैसा लगता है, मेहनत लगती है। इसी चीज़ को बचाने के लिए हमें ये कॉपीराइट एक्ट 1957 के साथ आना पड़ा, ठीक है। अब इसका इंडिया में क्या इम्पैक्ट है और बाहर कंट्रीज में क्या, इसको देखो, ये जो एक्ट है ये इंडिया के लिए लागू होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसका इंडिया का इम्पैक्ट जरा सा पढ़ते हैं। इंडियन इम्पैक्ट, या फिर लिखो कॉपीराइट लॉ इन इंडिया, ठीक है। कॉपीराइट लॉ इन इंडिया पढ़ते हैं थोड़ा सा। कॉपीराइट एक्ट 1957, कॉपीराइट एक्ट 1957 एंड कॉपीराइट रूल्स 2013, इन दोनों की हेल्प से हम अपने डिसीजंस को लेते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब तक 6 अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ऑलराइट, अब आगे बात करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ राइट मिलते हैं इसके अंदर। हम किसी भी कॉपीराइट, हमारा जो कॉपीराइट का एक्ट है इसके अंदर हम 2 राइट देते हैं। कॉपीराइट एक्ट के अंदर 2 राइट्स, एक होता है इकोनॉमिक राइट और एक होता है मोरल राइट। मोरल राइट, ठीक है। 2 तरीके के हम राइट्स देते हैं। इसमें होता है
पावर में। इकोनॉमिक राइट्स में कुछ खास नहीं होता है, इसमें हम फाइनेंशियल राइट्स ऑफ फाइनेंशियल गेन, राइट्स ऑफ फाइनेंशियल गेन टू द ऑथर, या फिर कह सकते हो राइट ओनर, इनको देते हैं। मॉरल राइट के अंदर हम क्या कहते हैं, हम उसे राइट टू प्रोटेक्ट, राइट टू प्रोटेक्ट और प्रिजर्व देयर वर्क, हम मॉरल राइट में देयर वर्क है, इनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का राइट देते हैं। ठीक है, दो तरीके के राइट्स हम कॉपीराइट एक्ट के अंदर देते हैं। इन्फ्रिंजमेंट, एक आपने सुना होगा, अगर आप लोग किसी ने यूट्यूब पे चैनल या कभी कुछ चलाया हो या कोई वीडियो अपलोड किया हो तो कॉपीराइट आता है एक, उसमें कहता है ड्यू टू इन्फ्रिंजमेंट वी आर टेकिंग डाउन योर वीडियो। अगर आपने देखा हो, ना देखा हो तो यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, तो आपको वहाँ पे पता लग जाएगा कैसे इन्फ्रिंजमेंट दिया जाता है और किस बेसिस पे दिया जाता है। ठीक है, खैर यूट्यूब जो है वो अपने लॉज के हिसाब से चलता है, और इंडिया के जो लॉज हैं वो कुछ ऐसे हैं कि हम जो है इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, कि फ्रीडम इन कॉपीराइट एक्ट 1957, ये डेट याद रखना क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कॉपीराइट एक्ट में हमें फ्रीडम क्या क्या है, पहला पॉइंट इसमें मैं लिखना चाहूँगा कि फेयर यूज़ फॉर पर्सनल रिसर्च, फेयर यूज़ फॉर पर्सनल रिसर्च हो गया, पर्सनल रिसर्च हो गया, या फिर हो गया क्रिटिसिज्म हो गया, रिव्यू के लिए हो गया, फॉर रिपोर्ट हो गया, इन सब चीज़ों के लिए देयर विल बी नो चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957। ठीक है, एक तो ये हो गया कि हम फेयर यूज़ करें इसका, तब भी कुछ खास इशू नहीं आता। दूसरा होता है फॉर जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव वर्क, हम किसी भी जुडिशरी में कोई रिपोर्ट सबमिट करने के लिए या फिर लेजिस्लेटिव में किसी भी बिल को पास कराने के लिए या किसी भी डिसीजन को लेने के लिए हम किसी भी तरीके का जो रिपोर्ट होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, उन्हें पब्लिशिंग में दिखा सकते हैं, देयर दिस विल बी अंडर द फेयर यूज़। ठीक है, तीसरा पब्लिशिंग, एक मिनट, पब्लिशिंग विद परमिशन ऑफ ओनर, परमिशन ऑफ ओनर, अगर आप ओनर की परमिशन के साथ उसे पब्लिश कर रहे हैं, उसे प्रॉफिट का परसेंटेज देते हो या भी जो भी डील होगी उसके बेसिस पे अगर आपके पास ओनर का परमिशन है तो आप उसे पब्लिश कर सकते हो, उसमें भी आपको कॉपीराइट का एक्ट नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड एक और है फॉर ड्रामास और ड्रामेटिक वर्क, फॉर ड्रामास ड्रामेटिक वर्क, पब्लिक रीडिंग, इन सब के ऊपर भी आपको कॉपीराइट नहीं मिलता। जैसे ड्रामा में मैं मूवीज़ की बात नहीं कर रहा, ये जो नुक्कड़ पे ड्रामाज वगैरह की बात होती है उनके ऊपर बात हो रही है, वो फिर फिल्म मेकिंग में चला जाएगा और उसके लिए आपको कॉपीराइट लेना पड़ता है। अगर आप किसी बुक से इंस्पायर होकर के या फिर उसकी कहानी उठा करके कोई मूवी बना रहे हैं तो आपको उसमें कॉपीराइट लेना अनिवार्य होता है। और यहाँ पर जैसे नुक्कड़ों पे ड्रामा होता है या फिर पब्लिक रीडिंग पे सुनाई जाती कहानियाँ, उसके लिए आपको कॉपीराइट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, ये कुछ केसेज हैं जब आपको कॉपीराइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस रामेश्वरी, स्पेशली रामेश्वरी फोटोकॉपी केस सुना दिया मैंने, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इन सब के बाद वर्सेस हुआ था। उसमें मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इन द फेवर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेवर में केस के डिसीजन सुनाया था। तो ये था, आप इसको लिंक करना। ठीक है, पहले मैं कॉपीराइट एक्ट
इसको उसके अंदर पढ़ाना था, बट मैंने आपको बेसिक्स बताने के लिए मैंने वो आपको पहले ही बता दिए थे, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न कम से कम हो सके। अब हम बात करते हैं इंडियन पेटेंट एक्ट। ये हो गया। अब इंडियन पेटेंट एक्ट की बारी बात करते हैं। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। पेटेंट तो आप लोगों को मैंने बताया था किसी भी तरीके की किसी भी तरीके का इन्वेंशन हो गया, कोई मेडिकल प्रोसेस हो गया, कोई इंजीनियरिंग ऑफ मशीन हो गई, इन सब बेसिस पे आपको मिलता है पेटेंट, है ना। किसी भी तरीके का इन्वेंशन समझ लो आप एक तरीके से। डिस्कवरी पे ना आपको कॉपीराइट मिलता है और ना पेटेंट मिलता है, ये आपने मैंने बताया था आपको, ये ध्यान रखना। मैं आपको 1970s की बात बताता हूँ एक बार, ध्यान से सुनिए। ड्यूरिंग 1970s क्या हुआ कि हमारा बात जो इंडिया था वो जस्ट आज़ाद हुआ था अभी, ज़्यादा टाइम आज़ाद हुआ नहीं था, 20-23 साल हुए थे लगभग। एंड वी वर एट अ क्राइसिस। सबसे पहले बात हम क्राइसिस पे थे उस वक्त। एंड हमें उस वक्त मेडिकल चीज़ें, स्पेशली मेडिकल की का बहुत ज़्यादा यूज़ था हमारे पास, क्योंकि हम जैसे जिस लोकेशन पे हैं वहाँ पर काफ़ी सारी बीमारियाँ, वाटर बॉर्न डिजीजेस, बहुत सारी तरीके की बीमारियाँ थी अलग अलग, तो हमें मेडिकल कंपनीज की ज़रूरत थी। तो हमने उस वक्त ग्लोबलाइजेशन के बारे में सोच रहे थे, हुआ नहीं था बात इसके बारे में। ग्लोबलाइजेशन के बारे में तो नहीं कह सकता मैं प्रॉपरली, बट उस वक्त बात नहीं शुरू हुई थी। तो इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 ने ये किया कि जो भी कंपनी किसी भी प्रोसेस के साथ आएगी या फिर किसी भी नए मेडिसिन के साथ आएगी, तो उसे 7 साल का, ध्यान रखिएगा, इनिशियल, ये पहले की बात बता रहा हूँ मैं, उसे 7 ईयर्स का क्या मिलेगा, राइट मिलेगा फ्रॉम डे ऑफ रजिस्टरिंग, फ्रॉम डे ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड 5 years फ्रॉम डे ऑफ सीलिंग। इसका मतलब ये था कि 7 साल डे ऑफ रजिस्ट्रेशन से और 5 साल फ्रॉम द डे ऑफ सेलिंग से। मैं इसका मतलब समझाता हूँ। लगभग कोई भी अगर पेटेंट के लिए डालता था कि मेरे को इस चीज़ पे पेटेंट चाहिए, तो उसे लगभग 1-1.5 से 2 साल का प्रोसेस, साल भर से 2 साल का प्रोसेस लग जाता था। इसलिए 7 साल फ्रॉम रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तब से, या फिर 5 साल जब से आपने, जब आपको मिल गया है उसका राइट, तब से 5 साल। इसमें एक कंडीशन डालनी थी, विच वॉज अर्लियर, जो कि जल्दी खत्म होने वाला था, विच वॉज अर्लियर। इन दोनों में जो जल्दी खत्म हो जाता वही मान्य होगा, ठीक है। अब भाई अगली चीज़, अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। हमने बहुत ही छोटी टाइम लाइन ली थी, और इसके कारण से क्या हुआ कि जो इंडिया है, दैट बिकेम द टॉप लीडर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जेनेरिक ड्रग्स। इंडिया बिकेम लीडर in production of generic medicines, ठीक है। ये हुआ हमारे साथ। अब क्या बात हुई कि 1995 की बात आ गई लगभग, और 1995 में हमने क्या किया, अब थोड़ा सा बताता हूँ 1995 की कहानी। लगभग हम यही अप्लाई करते हुए आ रहे थे कि हमने 1970 से स्टार्ट किया, और ये अप्लाई करते करते हम 1995 तक पहुंच गए। 1995 वो साल था जब इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। खैर ट्रिप्स के बारे में आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाएगा, बट मैं अपने तरफ से अपना वाला काम कर दूँ। बाकी इकोनॉमी जहाँ से भी आप पढ़ेंगे या फिर जो भी आपको पढ़ाएगा वो अपना काम करेगा ऑब्वियसली। तो इसमें क्या हुआ कि 1995 में इंडिया जो है वो WTO का मेंबर बन जाता है, और आफ्टर WTO का जब वो मेंबर बन जाता है इंडिया, WTO के मेंबर बनने के बाद क्या होता है कि ये ट्रिप्स को साइन करते हैं। ये जो ट्रिप्स वाला था, हमारा जो पेटेंट एक्ट था वो इतना ही था। उसके बाद हम ट्रिप्स पे आ जाते हैं, और ट्रिप्स में क्या बात हुई थी मैं समझाता हूँ आपको। 1995 में हम WTO के मेंबर बने, और उसमें हमें एक स्पेसिफिक
वो मिला कि हम ट्रिप्स को साइन करना पड़ेगा, जो भी मेंबर हैं WTO को उनका कंपल्सन है ट्रिप्स को साइन करना। ट्रिप्स का क्या क्या था? ट्रेड रिलेटेड ट्रिप्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, ये था। तो ट्रिप्स में क्या बात हुई हमारी कि जब हमने ट्रिप्स को साइन करने के लिए मान गया तो हमें टाइम मिला कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अगले 10 साल के अंदर इसे ट्रिप्स के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें अपने पेटेंट एक्ट या फिर अपने जो भी लॉज हैं उनके साथ मर्ज कर ले। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को लगभग 10 साल का मौका मिला। तो हमारे लिए लगभग 2005 के आसपास की बात हो गई, ठीक है। और 2005 में फिर तब तक हमने अपना ही जो हमारा पेटेंट एक्ट 1970 था उसे चलाया और थोड़ा थोड़ा सा अमेंडमेंट करते रहे। 2005 में हमने मेजर अमेंडमेंट किया और तब से हम इसे इंडियन पेटेंट एक्ट 2005 भी कहते हैं, इंडियन पेटेंट एक्ट अमेंडेड, पेटेंट एक्ट अमेंडेड 2005। और तब से हमने ट्रिप्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना स्टार्ट किया। और अब हम बात करते हैं कि ट्रिप्स क्या था, ठीक है। अब बात होती है ट्रिप्स क्या था। ट्रिप्स था, इसकी फिर से फुल फॉर्म बता देता हूँ, ट्रेड रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या था कि इसका जो ये इफेक्टिव हुआ था 90, एक सेकेंड मैं पेज ऐड कर लूँगा। ये इफेक्टिव हुआ था 1995 से, मैंने बताया आपको। और ट्रिप्स जो है 1995 में फॉर्म हुआ एंड हमें 10 साल का मौका दिया गया उन्होंने कि जाओ 10 साल तक आप इसको धीरे धीरे अमेंड करना और 10 साल के बाद आप इसको कम्प्लीटली इन्वॉल्व कर लेना अपने साथ, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट हुआ तो इंडिया उस WTO का मेंबर बन चुका था तो उसने हाँ कर दी और हमने स्टार्ट किया इस चीज़ को। अब इसी के अंदर मैं ये आपको साफ साफ बता दूँ कि जो भी GI टैग मिलता है हमें, पेटेंट मिलता है हमें, ट्रेडमार्क्स मिलते हैं, ट्रेडमार्क्स मिलते हैं या जो भी कॉपीराइट के राइट्स मिलते हैं एट एन इंटरनेशनल लेवल, इसी लेवल पे सॉल्व किया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर कुछ मिले तो इसी ट्रिप्स के अकॉर्डिंग सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। इसमें एक पॉइंट और है, ये लिख लेना, डिस्प्यूट रिगार्डिंग ट्रिप्स आर सब्जेक्ट टू WTO's dispute settlement enforcement, dispute settlement procedure, ठीक है। तो ये ट्रिप्स के बारे में था। अब मैं एक आपको बताता हूँ यूनिवर्सल टाइमलाइन जिसे कहते हैं। तो मैं यूनिवर्सल टाइमलाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। मैं इसमें कलर थोड़ा सा यूनिक ले लूँ, रेड ले लेता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं कैसा दिखेगा ये। हाँ ठीक है, पेज काफ़ी है। ये समझ लो टाइमलाइन है, ठीक है। मैं जैसे जैसे टाइमलाइन बताते जा रहा हूँ आप लोग नोट करते जाइए क्योंकि टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। सबसे पहले बात शुरू हुई 1883 में, 1883 ड्यूरिंग A3 है, ठीक है, ड्यूरिंग पेरिस कन्वेंशन। जब पेरिस कन्वेंशन में बात चल रही थी हमारी तो ये 1883 की बात शुरू हुई, बट ये क्या था, ये कंट्री लेवल पे रह गया, टिल कंट्री लेवल, ठीक है। फिर कहानी आती है 1887, ये हुई बर्न कन्वेंशन। बर्न कन्वेंशन में जो हो सारे देश मान के फॉर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, लिटरली एंड आर्टिस्टिक वर्क के लिए जो कॉपीराइट देना था उसके लिए सब मान गए। अब इसके बाद स्टार्ट हुई 1893 में आया बर्पी कुछ खास नहीं था। ये पेरिस कन्वेंशन, ये इज इक्वल टू कह दो पेरिस कन्वेंशन प्लस बर्न कन्वेंशन का सबमर्जेशन था और कुछ था नहीं, एक सेकंड, ठीक है। ये 1893 है
और 1893 के आगे की कहानी यहाँ है। 1893 के बाद कहानी शुरू होती है 1987 में। तब तक ऐसे ही कुछ उल्टा पुल्टा चलता रहा और 1987 में आया वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ये क्या होता है इसका, ये जाकर के फाइनली इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बनता है और लास्ट में 1987 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और 1974 में इसको यूएन की बॉडी बना दी गई, यूएन के अंडर डाल दिया गया। ठीक है। और वीपो का एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो है इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड मतलब स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, जिनेवा में है, ये याद रखना क्योंकि कभी पूछ लिया प्रीलिम्स में कि WTO का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, तो फिर गलत करने का क्वेश्चन नहीं बनता। तो 1974, ठीक है, ये क्या बन गया, यूएन का बॉडी बन, यूएन बॉडी में आ गया। अब भाई 1995 में हुआ ट्रिप्स का फॉर्मेशन, ट्रिप्स फॉर्मेशन। और ट्रिप्स फॉर्मेशन तो आपको पता है ऑल मेंबर्स ऑफ WTO, ऑल मेंबर्स ऑफ WTO। तो ये टाइमलाइन थी, कुछ खास टाइमलाइन ध्यान रखने वाली बात ये है इसमें कि टाइमलाइन से आपको चीज़ें अक्सर फिंगर टिप्स पे रहती है, तो मैं टाइमलाइन अक्सर बना लेता हूँ हर सारी चीज़ों में। जैसे स्पेस मिशंस में जब मैं पढ़ाऊँगा आपको स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस में, तो मैं आपको बताऊँगी कि कब किसका फॉर्मेशन हुआ, DRDO बना, उसके बाद क्या हुआ, इनको स्पार बना था पहले, फिर DRDO बना जा करके। तो मैं इन सबको टाइमलाइन पे ही स्टेट करना पसंद करता हूँ। ठीक है, अब वीपो के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लें, थोड़ा सा वीपो के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ अबाउट वीपो। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा वीपो 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 के बारे में हम बात करते हैं। वीपो के बारे में मैंने फुल फॉर्म बता दिया था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वीपो। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका है प्रमोट करना, क्या प्रमोट करना, प्रोटेक्शन ऑफ IPR ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ग्लोबली। ऑब्वियसली ये ग्लोबल बॉडी है तो ग्लोबली करेगा ऐसा कुछ काम। टू एंश्योर एडमिनिस्ट्रेशन, टू एंश्योर कॉपरेशन अमंग different countries under treaties। ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। अब वीपो का कन्वेंशन क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद आगे की बात बताऊंगा मैं। इसका कन्वेंशन अब मैं थोड़ा सा इसका पास्ट बता देता हूँ, ये कब फॉर्म हुआ था इसे। हाँ, एक्चुअली इस्टेब्लिश हुआ था वीपो का कन्वेंशन जो है, ये इस्टेब्लिश हुआ वीपो कन्वेंशन इस्टेब्लिश्ड इन, ये ई है, इस्टेब्लिश्ड इन 14 जुलाई 1967। गाइस एक सेकेंड, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, मैंने 1987 लिख दिया क्या इसको, अरे आई एम वेरी सॉरी, ये 1987 नहीं है, ये 1967 है। ये देखो आप समझ रहे होगे, ये 6 है, ये 6 है, क्योंकि देखो अगर 1987 में बना तो 1974 में यूएन बॉडी कैसे बन सकता है। मैंने शायद जल्दीबाजी में 1987 बोल दिया, वो तो उनको अभी ध्यान आया कि 1967 था वो, 14 जुलाई 1967। ठीक है, तो इसमें एंड इट डिफाइंस राइट्स रिलेटेड टू, पहला लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक, दूसरा ट्रेडमार्क, एनी कमर्शियल नेम, इन्वेंशंस,
चलो यहाँ लिख देता हूँ, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज। खैर डिस्कवरीज पे कुछ मिलता नहीं है, याद रखना, सिर्फ आपको नाम मिल जाएगा फाइनली उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो वीपो ये सब सारी चीज़ें देखता है। तो आई थिंक ये आपको समझ तो आ गया होगा लगभग। ये सबसे इजी पोर्शंस में से एक है। खैर एक मेंस का सवाल अगर आपको लिखना हो तो मैं लिखवा दूँ, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूँगा, उसमें आंसर राइटिंग में मैं आपको सिखा दूँगा। मैंने दो टॉपिक्स भी आपको सिखा दिए। खैर मैं अभी नया ही सीख रहा हूँ, तो मेरे को भी आंसर राइटिंग उतनी अच्छी आती नहीं है, बट मैंने ठीक ठाक सीखा है, करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझ लो आप। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको सिखा दूँ, ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें और मेरे को बताएं कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और मैं आपको सिखा पाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। एंड एक टॉपिक जो मैं छोड़ रहा हूँ, जहाँ तक मेरे को पता है, वो छोड़ रहा हूँ मैं, प्लांट्स एंड ब्रीडर्स राइट। प्लांट एंड ब्रीडर राइट मैं इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि ये एग्रीकल्चर का टॉपिक आता है और ये जियोग्राफी वाले सर पढ़ाए तो ही बेटर है। मैंने जहाँ तक देखा, मैंने खुद जब पढ़ा था तो मेरे को ये जियोग्राफी में मिला था, प्लांट एंड ब्रीडर राइट्स। सो मैं इसीलिए मैं इस चीज़ को छोड़ देता हूँ आप लोगों के ऊपर कि आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक है।